नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। उत्तराखंड का चमोली जिला ग्लेशियर टूटने के कारण हिमस्खलन और भीषण बाढ़ की चपेट में। राहत और बचाव कार्य जोरों पर। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के दल तथा सेना के जवान तैनात। लापता 150 लोगों में से 12 बचाए गए, 7 शव बरामद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति ने हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा, भाजपा अगर पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है तो लोग वास्तविक बदलाव देख पाएंगे। पश्चिम बंगाल और असम में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया। ये पिछले वित्त वर्ष से करीब 305 करोड़ रुपए अधिक है। और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने पहली पारी में 6 विकेट पर 257 रन बनाए। इंग्लैंड के पहली पारी में 578 रन। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड महामारी से देश एक साथ लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के चमोली जिले में राहत और बचाव कार्य जोर शोर से चलाए जा रहे हैं। आज सुबह चमोली में ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा में अचानक आई भीषण बाढ़ से तपोवन क्षेत्र के रैणी गांव के पास ऋषिगंगा पनबिजली परियोजना को भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देहरादून का कहना है कि रैणी, बिराजी, अलकापुरी और छिनका गांवों से 7 शव निकाल लिए गए हैं। लापता 150 लोगों में से अब तक 12 लोगों को बचा लिया गया है। हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ से नदी के किनारे स्थित घरों को भी नुकसान पहुंचा है। एनटीपीसी के कार्यालय परिसर और आवासीय क्षेत्रों सहित 5 पुलों को नुकसान पहुंचा है। अलकनंदा नदी का जलस्तर स्थिर है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, सशस्त्र सीमा बल, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी और रक्षाकर्मी बचाव और राहत अभियानों में सक्रियता से जुटे हैं। वायुसेना ने भी बचाव अभियानों में अपने चौपर लगाए हैं। बचाव और राहत कार्य के लिए सेना के 2 हेलीकॉप्टर भी तैयार हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के प्रवक्ता विवेक पांडे ने बताया कि 200 जवान स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं। तपोवन क्षेत्र में सेना की 4 टुकड़ियां, 2 चिकित्सा दल और 1 इंजीनियरिंग कार्यबल तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तपोवन में रैणी गांव के पास जाकर हालात का जायजा लिया। श्री रावत ने कहा कि नदी का जलस्तर कम हुआ है। केंद्र सरकार लगातार उनसे संपर्क में है और राहत कार्यों में हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। रुद्रप्रयाग से पीछे अब पानी एकदम साफ पानी है। मैठाना गांव है, वहां तक पानी में मैलापन था और लकड़ी बहकर आ रही थी, लेकिन पानी का लेवल बिल्कुल सामान्य है। जो श्रीनगर जैसे हमारा प्रोजेक्ट है उसके पानी उससे खाली कर दिया गया था ताकि किसी तरह का रिस्क न रहे। तमाम जो रेलवे का काम चल रहा है उसको खाली करा दिया गया था। तमाम जो हमारे नदी गंगा जी के किनारे और अलकनंदा के किनारे जितने भी कस्बे हैं सबको हाई अलर्ट पे कर दिया गया था। इस बीच राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। फोन नंबर है 1070 और दूसरा नंबर है 9557444486। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमस्खलन के बाद की स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने चल रहे बचाव राहत कार्य की भी स्थिति की समीक्षा की। प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। श्री मोदी उत्तराखंड में स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरा देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है और प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की तैनाती, बचाव कार्य और राहत अभियानों की जानकारी ले रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और अधिकारियों के माध्यम से स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। जो मां गंगा का उद्गम स्थल है, वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया, नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। गृह मंत्रालय भी स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जोशीमठ में हुई तबाही से बहुत चिंतित हैं। श्री कोविंद और श्री नायडू ने कहा कि वे सबकी सुरक्षा और बेहतरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि राहत अभियान उचित तरीके से चलाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया है कि राज्य और केंद्र सरकार इस संकट से निपटने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारे गए लोगों के आश्रितों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी है। 50-50 हजार रुपए घायलों को दिए जाएंगे। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति एनसीएमसी ने आज दिल्ली में उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से आई प्राकृतिक आपदा पर समीक्षा बैठक की। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने बैठक की अध्यक्षता की। ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा नदी में बाढ़ आ गई है। ऋषिगंगा स्थित 13.2 मेगावाट क्षमता वाली पनबिजली परियोजना इस बाढ़ में बह गई है। तपोवन में धौली गंगा नदी पर बनी एनटीपीसी की पनबिजली परियोजना को भी बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। धौली गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है। श्री गौबा ने संबंधित एजेंसियों को राज्य प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी लापता लोगों तथा सुरंगों में फंसे मजदूरों का तुरंत पता लगाकर उन्हें सुरक्षित निकालने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालात सामान्य होने तक स्थिति पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए तथा बचाव और राहत कार्य जारी रखे जाने चाहिए। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हालात का जायजा लिया और बचाव तथा राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली। बैठक में बताया गया है कि केंद्रीय जल आयोग से मिली जानकारी के अनुसार निचले इलाकों को बाढ़ से फिलहाल कोई खतरा नहीं है। आसपास के गांव भी सुरक्षित हैं। इसके बावजूद केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों को सतर्कता बरतने को कहा गया है। हिमस्खलन से जुड़ी घटनाओं पर नजर रखने वाली डीआरडीओ की टीम को दुर्घटना स्थल पर निगरानी के लिए भेजा गया है। एनटीपीसी के प्रबंध निदेशक को प्रभावित इलाके में तुरंत पहुंचने के लिए कहा गया है। बैठक में बताया गया है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के दस्ते ने एक सुरंग में फंसे 12 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। सुरंग में फंसे अन्य लोगों को भी निकालने का काम जारी है। सेना और आईटीबीपी की टीम इस काम में लगी हुई है। कोशिश की जा रही है कि सभी लापता लोगों को सुरक्षित बचा लिया जाए। आईटीबीपी के 200 से ज्यादा जवान और सेना की इंजीनियरिंग टीम की एक टुकड़ी राहत और बचाव कार्यों के लिए जरूरी उपकरणों के साथ प्रभावित इलाकों में तैनात है। नौसेना के गोताखोरों को भी विमान के जरिए प्रभावित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर तैयार हैं। इस बीच मौसम विभाग ने बैठक में जानकारी दी कि दुर्घटना वाले क्षेत्र में अगले 2 दिन तक बारिश की संभावना नहीं है। बैठक में गृह सचिव, बिजली मंत्रालय के सचिव, आईटीबीपी के महानिदेशक, एनडीएमए के सदस्य, एनडीआरएफ के महानिदेशक, सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष, मौसम विभाग के महानिदेशक, डीआरडीओ के अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल के लोग भाजपा में सत्ता में आने के बाद वास्तविक बदलाव के प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। पश्चिम बंगाल में हल्दिया में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की जरूरत है।
त्रिपुरा का उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कोई विकास नहीं हुआ है और तृणमूल कांग्रेस की सरकार अपनी सारी ऊर्जा केंद्र सरकार की योजनाओं के विरोध में लगा रही है। ममता दीदी ने बंगाल से परिवर्तन का वादा किया। उनके इस वादे ने पूरे देश का ध्यान खींचा। लोगों ने भरोसा किया। बंगाल ममता की आस लेके जी रहा था, लेकिन 10 साल उसे निर्ममता मिली। ममता की अपेक्षा थी, निर्ममता का शिकार हो गया। बंगाल को जो मिला है वो परिवर्तन नहीं, ये तो लेफ्ट का पुनर्जीवन है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि पश्चिम बंगाल में यदि भाजपा सत्ता में आती है तो मंत्रिमंडल की पहली बैठक में केंद्र सरकार की किसानों से संबंधित योजनाओं को लागू करने का निर्णय ले लिया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो विकास के पक्ष में हैं वे भाजपा में शामिल हो गए हैं। बाद में प्रधानमंत्री ने 4,700 करोड़ रुपए की कई परियोजनाएं शुरू की। ये तेल, गैस और सड़क क्षेत्र से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने हल्दिया में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की हल्दिया रिफाइनरी में दूसरी कैटालिटिक डी वैक्सिंग यूनिट की आधारशिला रखी। उन्होंने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक एलपीजी आयात टर्मिनल का उद्घाटन किया। इसके अलावा गेल की डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और रानीचक में एनएचएआई के 4 लाइन के एक पुल का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के जिन राज्यों में स्कूली शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वे चाहते हैं कि वहां कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित हो। आज असम के शोणितपुर जिले में ढेकियाजुली में असम माला कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। आजाद भारत जब 75 में प्रवेश कर रहा है तो मेरा एक सपना है, हर राज्य में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज, कम से कम एक टेक्निकल कॉलेज वो मातृभाषा में पढ़ाना शुरू करें। चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी असम में, मैं यहां असम के लोगों की तरफ से आपको वादा करता हूं कि असम में भी एक मेडिकल कॉलेज स्थानीय भाषा में हम शुरू करेंगे, एक टेक्निकल कॉलेज स्थानीय भाषा में शुरू करेंगे और धीरे धीरे ये बढ़ेगा। ये डॉक्टर असम के अलग अलग क्षेत्रों में, दूर दराज इलाकों में अपनी सेवाएं देंगे। इससे भी इलाज में सुविधा होगी, लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर नहीं जाना होगा। असम माला कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में सड़कों के बुनियादी ढांचे का विकास करके सड़क संपर्क बढ़ाना और राज्य की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना है। असम में हाल में शुरू की गई अनेक विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है और इसमें असम की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम सब हमेशा से सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि देश की पहली सुबह पूर्वोत्तर से होती है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि पूर्वोत्तर और असम में विकास की सुबह को एक लंबा इंतजार करना पड़ा है। हिंसा, अभाव, तनाव, भेदभाव, पक्षपात, संघर्ष, इन सारी बातों को पीछे छोड़कर अब पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और असम इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। ऐतिहासिक बोडो समझौते के बाद हाल ही में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनावों ने यहां विकास और विश्वास का नया अध्याय लिख दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र आज बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी लगन से कार्यरत है। श्री मोदी ने कहा कि असम के स्वाधीनता सेनानियों ने 1942 में तिरंगे झंडे के सम्मान की रक्षा और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत के बहादुर नौजवान जाग उठे हैं और अपने स्वाधीनता सेनानियों और उनके बलिदानों से प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। 1942 में इसी धरती पर असम के स्वाधीनता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए, तिरंगे के सम्मान के लिए अपना बलिदान दिया था। इन शहीदों के खून की एक एक बूंद, उनका साहस
हमारे संकल्पों को मजबूत करता है। इसलिए शहीदों के शौर्य की साक्षी सोनितपुर की ये धरती, असम का ये अतीत बार बार मेरे मन को असमिया गौरव से भर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि जो लोग देश के चाय क्षेत्र को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे थे, उन्हें राष्ट्र कभी नहीं बख्शेगा। मैं असम की धरती से इन षड्यंत्रकारियों से कहना चाहता हूं, ये जितने मर्जी षड्यंत्र कर ले, देश इनके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। मेरा टी वर्कर इस लड़ाई को जीत के रहेगा। भारत की चाय पर किए जा रहे इन हमलों में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे टी गार्डन वर्कर्स के परिश्रम का मुकाबला कर सके। देश इसी तरह विकास और प्रगति के रास्ते पर बढ़ता रहेगा। असम इसी तरह विकास की नई नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट में चाय मजदूरों के कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि कोरोना काल में जान की परवाह किए बिना महामारी से निपटने में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर देश को गर्व है। राष्ट्रपति आज कर्नाटक के बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति ने महामारी के प्रकोप से निपटने में विश्वविद्यालय के योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि महामारी ने विश्व को ये सबक सिखाया है कि अगर एक व्यक्ति खतरे में है तो दूसरा भी सुरक्षित नहीं रह सकता। श्री कोविंद ने इसे विश्व बंधुत्व की सीख बताया। Though COVID-19 seems to be one of a kind health crisis that happens rarely, a section of scientists has warned us to be prepared for similar challenges ahead. The world has, let us hope, learned the right lessons. In the post-COVID phase, the world will have to pay more attention to public health care. While the priority there has to be the needs of underprivileged, we have seen a crisis that cut across class and geography. But the pandemic has taught the world that one cannot be safe if others are at risk. It is a lesson in universal brotherhood. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उत्तराखंड का चमोली जिला ग्लेशियर टूटने के कारण हिमस्खलन और भीषण बाढ़ की चपेट में, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसएसबी, आईटीबीपी के दल और सेना के जवान तैनात। लापता 150 लोगों में से 12 बचाए गए, 7 शव बरामद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति ने हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा, भाजपा अगर पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है तो लोग वास्तविक बदलाव देख पाएंगे। पश्चिम बंगाल और असम में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया। ये पिछले वित्त वर्ष से करीब 305 करोड़ रुपए अधिक है। और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने पहली पारी में 6 विकेट पर 257 रन बनाए। इंग्लैंड के पहली पारी में 578 रन। सरकार ने किसानों की फसलों की सुरक्षा को मजबूती देते हुए वित्त वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि इससे फसल के अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित होगा। मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में इस वित्त वर्ष में लगभग 305 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है।
ये वृद्धि देश के कृषि क्षेत्र के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराती है। योजना के दायरे को पूरे फसल चक्र तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने फसल बीमा योजना का अनुमोदन 5 साल पहले 13 जनवरी 2016 को किया था। इस योजना के तहत देश भर के किसानों को कम से कम प्रीमियम पर अधिक से अधिक जोखिम से सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार करदाताओं पर विश्वास करती है, इसलिए एक समन्वय की तरह काम कर रही है। आज मुंबई में उद्योगपतियों को बजट के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि वह करदाता की हर रुपए की कद्र करती हैं और चाहती हैं कि उनके एक एक पैसे उचित इस्तेमाल हों ताकि संपत्ति को अर्जित किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड उपकर के माध्यम से आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालकर अपने विचार स्पष्ट कर दिए हैं। कोविड उपकर के बारे में मीडिया के अनुमानों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वे गलत खबरें थीं। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाएं इस समय लड़खड़ा रही हैं, लेकिन भारत ने टिके रहने का रास्ता ढूंढ लिया है। इसके लिए उन्होंने देश के नागरिकों को श्रेय दिया। केंद्र ने बजट में असम और पश्चिम बंगाल के चाय बागान कर्मियों के लिए 1,000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव किया है। ये धनराशि इन राज्यों के चाय बागानों से जुड़े विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के कल्याण पर खर्च की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम की 35% से अधिक जनसंख्या चाय बागान से जुड़ी है और उन्होंने केंद्र के इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री के 1,000 करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज से असम और पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में काम कर रहे 12 लाख से अधिक श्रमिकों के जीवन में कई सकारात्मक सुधार आने वाले हैं। इंडियन टी एसोसिएशन ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि यह धनराशि इन दोनों राज्यों के चाय बागानों में काम कर रहे लोगों के आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होंगी। इस विशेष आर्थिक पैकेज के अलावा बजट में असम और पश्चिम बंगाल में सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि भी मुहैया कराई गई है। असम के लिए 3,400 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल के 25,000 करोड़ रुपयों के आवंटन से इन राज्यों में सड़क और बुनियादी ढांचों के विकास में तेजी आएगी। सड़क संपर्क को सुदृढ़ बनाने से असम और पश्चिम बंगाल के सुदूर स्थित चाय बागानों से चाय के परिवहन में आने वाली अड़चनें दूर की जा सकेंगी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, जो कि मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त 64,180 करोड़ रुपयों के आवंटन के साथ संचालित की जानी है, के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों का विकास किया जाएगा। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इस साल का केंद्रीय बजट आत्मनिर्भर भारत के वैश्विक दृष्टिकोण का व्यवस्थित दस्तावेज है। उन्होंने पुणे में कहा कि ये बजट समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर गरीब, किसान, महिला, युवा और वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों का ध्यान रखता है। उन्होंने कहा कि ये प्रत्येक व्यक्ति का बजट है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजटीय प्रावधान भारत को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए मजबूत आधारशिला प्रदान करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सत्ता में साझेदार 3 पार्टियां अलग अलग दिशा में जा रही हैं। श्री अमित शाह सिंधुदुर्ग में कहा कि शिवसेना ने जनादेश के साथ विश्वासघात किया है। सत्ता पाने के लिए उसने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 58 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 28,000 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.19% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 12,805 लोग स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 1 करोड़ 5 लाख से अधिक मरीज इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवध शिल्प ग्राम में आयोजित हुनर हाट आज संपन्न हो गई। 22 तारीख से शुरू हुई इस हाट में 29 लाख से अधिक लोगों ने शिरकत की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि एक और हुनर हाट में जहां देश के हर क्षेत्र के स्वदेशी हस्त निर्मित दुर्लभ उत्पाद उपलब्ध थे, वहीं दूसरी ओर यहां आने वाले लोगों ने देश भर के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक लजीज पकवानों का भी लुत्फ उठाया। उन्होंने कहा कि हुनर हाट में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 500 हुनर के उस्ताद शामिल हुए। ये दस्तकार शिल्पकार अपने साथ अजरक, एप्लिक आर्ट, मेटल बेयर, बाग प्रिंट, बटीक, बनारसी साड़ी, बंदेज, बस्तर की जड़ी बूटियां, ब्लैक पॉटरी, ब्लॉक प्रिंट, बेंत के उत्पाद, चिकनकारी, कापर बेल, ड्राई फ्लावर्स, खादी के उत्पाद, कोटा सिल्क, लाख की चूड़ियां, लेदर, पश्मीना शाल, रामपुरी वायलिन, लकड़ी आयरन के खिलौने, कांथा एम्ब्रॉयडरी, ब्रास पीतल के उत्पाद, क्रिस्टल ग्लास, चंदन की कलाकृतियां, लकड़ी के बेंत के फर्नीचर आदि के स्वदेशी हस्त निर्मित शानदार उत्पाद प्रदर्शन और बिक्री के लिए लाए थे। श्री नकवी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में हुनर हाट के माध्यम से 5 लाख से ज्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों तथा उनसे जुड़े लोगों को रोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। चेन्नई में इंग्लैंड के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने पहली पारी में 6 विकेट पर 257 रन बना लिए हैं। फॉलो ऑन से बचने के लिए भारतीय टीम को 122 रन और बनाने हैं। वाशिंगटन सुंदर 33 और रविचंद्रन अश्विन 8 रन बनाकर क्रीज पर थे। ऋषभ पंत 91 और चेतेश्वर पुजारा 73 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की टीम आज 8 विकेट पर 555 रन से आगे खेलते हुए 578 रन बनाकर आउट हो गई थी। बांग्लादेश ने आज ढाका में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 27 जनवरी को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने टीका उद्घाटन के बाद की थी। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के खिलाफ चल रहे अभियान में आज बांग्लादेश ने एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया। आज से पूरे देश में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। ढाका के शेख रसेल गैस्ट्रो लिवर अस्पताल से स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मलिक ने आज कोरोना टीके के राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने लोगों को कोरोना टीका के बारे में किसी भी तरह की अफवाह से बचने की हिदायत दी। लोगों के भरोसे को बल देने के लिए आज ढाका में अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने टीका लिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल थे। जाहिद मलिक ने बताया कि टीकाकरण का कार्यक्रम साल भर चलता रहेगा। टीकाकरण कार्यक्रम देश के 1000 से भी अधिक अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर चलाया जा रहा है। सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के 2400 से भी अधिक दल बनाए हैं, जो पूरे देश में इस कार्यक्रम को लागू करेंगे। अब तक टीका लेने के लिए 3,25,000 से अधिक लोगों ने निबंधन करवाया है। बांग्लादेश की सरकार ने भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 3 करोड़ टीके खरीदने के लिए समझौता किया है। इसमें से 50 लाख टीकों की पहली खेप पिछले महीने बांग्लादेश पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने भी 20 लाख टीके बांग्लादेश को उपहार के तौर पर दिए हैं। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल हल्का कोहरा छाया रह सकता है। तापमान 9 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। चेन्नई में सुबह धुंध या कोहरा छाया रह सकता है और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 20 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में सुबह कोहरा छाया रह सकता है और बाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। श्रीनगर में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे और अधिकतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। तापमान 7 और 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 12 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे और अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 5 और अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गुवाहाटी में धुंध के साथ बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड का चमोली जिला ग्लेशियर टूटने के कारण हिमस्खलन और भीषण बाढ़ की चपेट में। राहत और बचाव कार्य जोरों पर। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसएसबी, आईटीबीपी के दल और सेना के जवान तैनात। लापता 150 लोगों में से 12 बचाए गए, 7 शव बरामद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति ने हालात की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा, भाजपा अगर पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है तो लोग वास्तविक बदलाव देख पाएंगे। पश्चिम बंगाल और असम में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया। ये पिछले वित्त वर्ष से करीब 305 करोड़ रुपए अधिक है। और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने पहली पारी में 6 विकेट पर 257 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।